मैरी कॉम ने जिस तरीके से अपना मुकाबला लड़ा और एक तरह से भारत के लिए चौथे ओलंपिक मेडल का इंतजाम कर दिया, अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है। लंदन ओलंपिक में भारत ने जड़ दिया है मेडल का एक चौका। बॉक्सर मैरी कॉम के घूसे ने आज एक और ओलंपिक पदक भारत को दिलाना लगभग तय कर दिया है। ट्यूनीशिया की बॉक्सर राहली को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त देकर मैरी कॉम सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल का मतलब है कम से कम कांस्य पदक लेकर मैरी कॉम वापस घर लौटेंगी। हालांकि मैरी कॉम का निशाना गोल्ड मेडल है, जिसकी वो पुरजोर तैयारियां कर रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी दावेदारी काफी ज्यादा प्रबल है, खास करके उनकी तैयारियों को देखते हुए और साथ ही साथ जो मुकाबले में लोग हैं उन्हें देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि मैरी कॉम के पास एक बहुत अच्छा चांस है जिसके जरिए वो ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत के लिए हासिल कर सकती हैं। ये 4 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन्होंने वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक दिलाया है हमें। इस मुक्के ने मेडल दिलाया, इस मुक्के ने इज्जत दिलाई, इस मुक्के ने विरोधी को धूल चटाई। क्वार्टर फाइनल में मैरी कॉम का एक एक मुक्का मेडल की उम्मीद बढ़ा रहा था। उनके सामने थी ट्यूनीशिया की मारुआ राहली। मैरी कॉम जानती थी कि अपने से कद में ऊंची बॉक्सर को मौका दिया तो वापसी का शायद ही मौका मिले। यही वजह है कि वो रिंग में न तो ओवर कॉन्फिडेंट दिखी, न ही एनर्जी बर्बाद करने की उन्होंने कोशिश की। जब मौका मिला, जहां मौका मिला, विरोधी से अंक झटकने में देर नहीं लगाई। स्कोर भी उनकी इस रणनीति से तालमेल मिलाता दिखता है। पहले राउंड में 2-1, दूसरे राउंड में 3-2, तीसरे राउंड में 6-1 और चौथे राउंड में 4-2, यानी चारों राउंड में विरोधी पर हावी रहने की उनकी कोशिश कामयाब रही। मैरी कॉम का सफर लंदन में जिस शान से आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग की शुरुआत होने का इंतजार। मौका मिला तो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन के मुक्के ओलंपिक मेडल की उम्मीदें बढ़ाने लगी। अब सेमीफाइनल में मैरी कॉम ग्रेट ब्रिटेन की निकोला एडम्स की चुनौती का सामना करेंगी। 51 किलोग्राम भार वर्ग में निकोला को दूसरी सीट मिली हुई है। मैरी कॉम समाज की जिन बुराइयों के खिलाफ बॉक्सिंग रिंग में उतरी थी, ओलंपिक का मेडल उस अभियान को आसमान पर पहुंचाएगा। ये मेडल भारत के पदकों में ही इजाफा नहीं करेगा, हर घर की बहू बेटी को उतराने और गर्व से सिर उठाने का मौका भी देगा। भारत के लिए मैं जीतूंगी तो। समीप राजगुरु, लंदन, आज तक। और वाकई में हम सबों के लिए गर्व की बात है कि 29 साल की मैरी कॉम 2 बच्चों की मां होते हुए एक ओलंपिक मेडल जीतने की पूरी तैयारी के साथ हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी समीप राजगुरु, जो लंदन में ओलंपिक के खेलों पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। समीप, वाकई में हर भारतीय के लिए एक गर्व का मौका होगा कि मैरी कॉम ने किस तरीके से अपने विरोधी को ध्वस्त किया। अजय जी, अगर आप देखें तो ये भारत के लिए सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक है। आपने ओलंपिक इतिहास में 30वां ओलंपिक है ये, आज तक आपने इतने मेडल्स नहीं लिए थे। 4 आपके तय हो चुके हैं। मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है, लेकिन मैरी कॉम गोल्ड मेडल लेके भी लौट सकती है। विजेंदर आज क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, 5वां मेडल भी पक्का हो सकता है। देवेंद्र भी क्वार्टर फाइनल खेलेंगे और आपका 6वां मेडल भी हो सकता है, सुशील कुमार और योगेश्वर से भी। इतना बड़ा पल, शायद आप इसकी तुलना देश के जो सबसे बड़े बड़े मोमेंट्स हैं उनके साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। इतने साल, 100 साल से ज्यादा का इतिहास है ओलंपिक का, भारत ने कभी मेडल नहीं लिया। मेरा ये 3रा ओलंपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि 2004 से लेकर 2012 तक भारत के एथलीट्स के, भारत के परफॉर्मेंस के हर चीज बदल चुकी है। बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है, कॉन्फिडेंस बदल चुका है और सामने वाले विरोधियों से टक्कर लेने का जो जज्बा है वो भी बदल चुका है। पार्टिसिपेशन नहीं है, जीतने के लिए आते हैं यहां पर। वाकई में जो मैरी कॉम ने किया वो तो लाजवाब है ही। और मैरी कॉम ने आज जिस अपने ओपोनेंट थी, जो विरोधी थी ट्यूनीशिया की राहली को 16-6 से मारा है, बेइज्जती की है उसकी एक तरह से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पावरफुल है मैरी कॉम। और निकोला एडम्स के साथ उनकी जो बाउट है, पिछली बार जब बाउट हुई थी तो 48 से अपने आप को प्रमोट करके 51 केजी में गई थी, जबकि निकोला एडम्स 53 से 51 पर आई थी। तो ऐसे में इस बार ज्यादा असरदार और ज्यादा तैयार है निकोला एडम्स से भी लड़ने के लिए मैरी कॉम सेमीफाइनल्स में।
बिल्कुल समीप, मेरे कॉम को अगर देखा जाए तो उनका वजन बढ़ा है, लेकिन उनकी तकनीक में जो खास करके बॉक्सिंग की तकनीक है उसमें काफी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और ऐसे में दो और मुकाबले उनके लिए अहम 2 और मुकाबले उनके लिए हैं। तो आपको लगता है जिस तरीके से उनकी तैयारी है कि इन 2 अहम मुकाबलों में वो कामयाब रह सकती हैं? और ऐसे में क्या सिर्फ तकनीक उनकी काम आ रही है या उनका स्टैमिना उनका साथ दे रहा है, या फिर यह माना जाए कि जो गाइडेंस उन्हें लगातार मिल रही है वो भी काम आ रहा है? अजय, आपने उनकी स्टैमिना की बात की। स्टैमिना के बारे में मैं आपको अगले 10-15 मिनट बता सकता हूं। स्टैमिना में वो शायद इस वक्त दुनिया की सबसे टॉप बॉक्सर्स में से है। और एटकिंसंस के साथ जहां ये प्रैक्टिस कर रही थी, उन्होंने इनको कहा कि आप खाना खाइए और अपने स्पीड को कम करिए, अपनी ट्रेनिंग को कम कीजिए, क्योंकि आप जिस इस वक्त बॉडी शेप में है, जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने पीक में तो है ही है, बाकी बॉक्सर्स से भी आगे हैं। निकोला एडम्स, जिनके साथ उनकी बाउट है सेमीफाइनल्स में, 3 बॉक्सर्स के साथ उन्होंने मेहनत की है। एक लड़के के साथ जो निकोला एडम्स के हाइट का है, उनके वजन का है, उसके साथ, और लेफ्ट पंच करने वाले बॉक्सर्स के साथ, क्योंकि निकोला एडम्स लेफ्ट से बॉक्सिंग करती है। और एक ऐसे लड़की के साथ इंग्लैंड में आके एफ्रो इंग्लिश जो बॉक्सर है, उस ओरिजिन के बॉक्सर्स के साथ प्रैक्टिस कर रही है, जिससे कि उन्हें निकोला एडम्स के पावर पंचेस का भी पता पड़े। और अगर आज आप मैरी कॉम के तीसरे राउंड को देखें तो किस तरीके से उन्होंने डक करके पंचेस किए हैं, पॉइंट्स लिए अपने ओपोनेंट्स के साथ, उनको हवा नहीं लगने दी, उनको पहले घुमाया रिंग में, उनको देखा, जज किया, और उसके बाद जब पंचेस किए डक करके, डिफेंस करके, सामने वाले को कुछ पता नहीं चला है। तो टैक्टिकल पिछले मुकाबले में आप देखें, शुरुआत से ही एकदम आक्रामक थी और धनाधन मार लगाई और वहां पर 2 पॉइंट की लीड ली, फिर अगले में 3 पॉइंट की। बराबरी का मुकाबला था, मुश्किल मुकाबला था, बराबरी का भी नहीं था। तो ऐसे में मैरी कॉम जो है, बाउट दर बाउट अगर आप देखें, उनकी तैयारी बिल्कुल अलग है, और जिसके खिलाफ जैसी तैयारी मैरी कॉम की होनी चाहिए बिल्कुल वैसी है। और निकोला एडम्स के लिए खास तैयारी कर रही है पिछले 6 महीने से। मुझे बड़ा आश्चर्य होगा, मैं मगर चौंकूंगा बहुत ज्यादा अगर वो निकोला एडम्स से हार गई। लगता नहीं निकोला एडम्स से हारेंगे, मुझे लगता है कि मैरी कॉम फाइनल में पहुंचेंगी। बिल्कुल, तो हम सबों को उम्मीद है मैरी कॉम पर, और उम्मीद इस बात की भी है कि वाकई में वो वापस लौटे तो शायद एक गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड मेडल का एक मतलब अलग होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उन्होंने किया है वाकई में काबिले तारीफ है। समीप, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। मैरी कॉम की कामयाबी पर मणिपुर में जश्न का माहौल है। इंफाल के साई सेंटर में उनके कोच लगातार टीवी पर नजरें जमाए बैठे हुए थे, और जैसे ही मैरी कॉम ने क्वार्टर फाइनल जीता, साई सेंटर में जश्न छा गया। इस पल की गवाह बनी आज तक के संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। जीत की खुशी ऐसी खुशी होती है, और ये तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी ध्वनि है जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा, खास तौर से मणिपुर के इस हॉल में जहां मेरी कॉम प्रैक्टिस करती हैं। मेरी कॉम की जीत की खुशी में इस कदर यहाँ के बच्चे खुश हैं। और बात करते हैं इस खुशी के बारे में उस व्यक्ति से जिन्होंने उन्हें ट्रेन किया है, मिस्टर रिबोमचा, उनके कोच। बात करते हैं, कितने खुश हैं सर अब जब उनकी ये विक्ट्री तय हो गई है? एक्चुअली बहुत खुशी है, मैं बता नहीं सकता, और मैं आशा करता हूँ सारे हिंदुस्तान खुशी होगा आज के दिन। एक बार फिर से ये तो कंफर्म हो गया है कि पदक अब मेरी को मिलेगा, कौन सा मिलेगा इस पर बाजी लगी है, आप किस पर बाजी लगाएंगे? एक्चुअली अभी तक जो इनको बाउट हुआ है, जो बिफोर द बाउट और आफ्टर द बाउट मेरे से बात हुई है, तो कैसे बाउट लड़नी है, कैसे करना है, सभी मेरे से उसने सजेशन लेता है। तो इसलिए मैं उनको सजेशन दूंगा, जो नेक्स्ट बाउट है उनका, जो होस्ट कंट्री जो इंग्लैंड का निकोला एडम्स है, तो उनके साथ कैसे लड़ना है। मैंने निकोला एडम्स को भी आज बहुत देखा है अभी उनके बाद, तो अभी उनको बताऊंगा। जितना हो सके मैं वहां नहीं जाने से भी यहाँ से बाय टेलीफोन में मैं उनको गाइड कर लूंगा, ताकि हिंदुस्तान के लिए गोल लेके आए। गुरु तो अपने गोर सिखाएंगे, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो उनके साथ खेलते हैं और हमेशा इस बात का इंतजार करते हैं कि कैसा होगा मैच और मेरी दीदी कितना खेलेंगी, क्या कहना है, कितनी खुशी है इस बार? हाँ, आज बहुत खुश है क्योंकि क्वार्टर फाइनल जीता है, सेमीफाइनल चल गया कि मेडल तो कंपलसरी हो गया, इसलिए हम अकेला नहीं, सभी लोग खुश है और मिठाई तो खाना पड़ेगा मेरी दीदी के साथ।
मिठाई खानी पड़ेगी, दीदी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, कितना एक्साइटमेंट रहता है दीदी को देख कर कि लगता है कि पक्का जीत कर आएंगी। हाँ, पक्का जीत कर आएगा, वो जरूर गोल लेकर आएगा। जीतेंगी मेरी कॉम, दीदी जीतेंगी। मणिपुर में यही आवाज है। जितने भी बच्चे हैं इस जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उन सबको ये भरोसा है कि जो आज कमाल दिखाया है, जो इस मैच में कमाल दिखाया है, यही कमाल अगले मैच में होगा और भारत को पदक दिलाने में मेरी पीछे नहीं हटेंगी। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ मनोज गहलोईवाल, मणिपुर आज तक। इसमें कोई तो राय नहीं कि मैरी कॉम की ये जीत कम से कम हर भारतीय की जीत है जो कि तरक्की कर आगे बढ़ना चाहता है। और खबरों पर नजर डालते हैं। जन लोकपाल आंदोलन के लिए अन्ना की अगुवाई में आगे बढ़ी टीम, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने अपनी राह को बदल लिया। अब जन लोकपाल कानून बनाने के लिए खुद संसद में जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अन्ना की राजनीति लड़ाई से खुद को अलग रखने के हैं, उससे क्या संकेत दे रहे हैं? क्या अन्ना हजारे के बिना सियासत की लड़ाई आगे बढ़ पाएगी? क्या अन्ना हजारे फिर निकल पड़े हैं अपनी अलग राह पर? क्या जन लोकपाल के मुद्दे पर बनी टीम से जुदा हो गया है अन्ना का रास्ता? ये सवाल उठ रहे हैं अन्ना हजारे के ब्लॉग पर लिखी बातों से। आइए पहले देखते हैं अन्ना ने आखिर लिखा क्या है। मैंने अच्छे लोग चुनकर संसद में भेजने का विकल्प दिया है, लेकिन मैं पक्ष पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। जनता को जन लोकपाल का कानून देकर मैं महाराष्ट्र में अपने कार्य में फिर से लगूंगा। पार्टी निकालने वाले लोगों को भी मैंने बताया है, पार्टी बनाने के बाद भी ये आंदोलन ही रहे। टीम अन्ना का कार्य हम लोगों ने समाप्त किया है। जन लोकपाल के कार्य के लिए टीम अन्ना बनाई गई थी। सरकार से संबंध नहीं रखने का निर्णय लिया है। इस कारण आज से टीम अन्ना नाम से चला हुआ कार्य समाप्त हो गया है और अब टीम अन्ना समिति भी समाप्त हुई है। गौर करें, अन्ना लिखते हैं कि पार्टी बनाने वाले लोगों को उन्होंने बताया है, यानी वो खुद इस पूरी प्रक्रिया से अलग थलग रहेंगे। सवाल ये है कि टीम अन्ना की समिति को भंग करने का ऐलान अकेले अन्ना ने क्यों किया? टीम अन्ना की कोर कमेटी के सदस्य इस पर चुप क्यों हैं? क्या टीम अन्ना की समिति को भंग करने के फैसले पर कोई मतभेद था? क्या अन्ना राजनीतिक दल बनाने की प्रक्रिया से अलग थलग रहेंगे? हाल के दिनों में टीम अन्ना से दूर दूर रहने वाले संतोष हेगड़े ने इस फैसले पर अफसोस जताया है। Because the objective of the Anna team was something different. If he is not party to forming a political party, then he must have thought the mixing of Anna team with the formation of political party may not be a good idea. That seems to be my inference from what I... अन्ना हजारे ने लिखा है कि सरकार से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। इस पर सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया सुनिए। नहीं करें भाई, मैं क्या करूं, मैं जबरदस्ती किसी से बात तो करता नहीं हूं। हमने तो बात करने की कोशिश की थी और बात हुई भी, और उसके बाद आपने पूछा क्या बात हुई, अब कह रहे हैं कि बात नहीं हुई, तो आपके लिए ये भी आपका रास्ता अब समाप्त हो गया कि आप ये भी नहीं पूछ पाएंगे क्या बात। रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक जन लोकपाल की मंजिल तो वही रही, लेकिन मंजिल की तरफ बढ़ने वालों की राह बदल गई। अन्ना हजारे ने राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी से खुद को अलग करके उन लोगों को जरूर चिंता में डाल दिया है जो राजनीति में आने की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि जो आंदोलन अन्ना के नाम से शुरू हुआ, जिस आंदोलन के साथ जनता अन्ना के नाम पर जुड़ी, क्या वही जनता अब उस पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार होगी जिसमें खुद अन्ना हजारे ही शामिल ना हो? दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने यूपीए के सहयोगी दलों को लंच पर बुलाया। इस दावत में मुलायम सिंह यादव तो मौजूद थे ही, एक नई मेहमान यानी कि मायावती भी दिखाई दी। दोनों सरकारों के साथी भले ही आपस की दूरियां बनाए रखे हों, लेकिन सरकार के साथ खड़े होकर मायावती और मुलायम एक अलग ही संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले लंच का न्योता दिया और इस दावत की खूब रौनक रही। दावत अशोका होटल में थी। भीड़ इतनी जुटी कि कई नेताजी को पैदल ही होटल के अंदर जाना पड़ा। दावत की सबसे बड़ी खासियत रही, मुलायम सिंह सबसे पहले पहुंचे, जो इस वक्त सरकार के संकट मोचक बने हुए हैं। थोड़ी देर बाद ही जब मायावती वहां पहुंची तो दावत की रौनक बढ़ गई। प्रधानमंत्री ने सहयोगियों को संभालने का जिम्मा उठाया। मनमोहन सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, तारिक अनवर और टीआर बालू बैठे थे। वहीं सोनिया गांधी ने मायावती के साथ खूब वक्त बिताया। उनके साथ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। पवार पहले से तय कार्यक्रम के चलते भोज में नहीं शामिल हो पाए।
तीसरी टेबल में राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मौजूद रहे। उनके साथ AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद, चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे जैसे दिग्गज नेता बतियाते नजर आए। हालांकि इस दावत में ममता बनर्जी खुद नहीं पहुंची, मगर उनकी पार्टी के तमाम सदस्य मौजूद थे। तय हो गया कि वो सरकार के साथ है, यानी सब हैप्पी। तृणमूल कांग्रेस हमें समर्थन कर रही है, हामिद अंसारी साहब को उपराष्ट्रपति पद पर, और हमारे सारे घटक दल समर्थन कर रहे हैं। कहीं कोई किसी किस्म की समस्या नहीं है। यूपीए चेयरपर्सन की तरफ से आज लंच था। उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले, एक दिन पहले संसद सत्र भी शुरू होने जा रहा है। उसमें हमारे जितने भी घटक दल हैं और जितने भी सहयोगी दल हैं, सब आ जाए, सबकी उपस्थिति थी, तो एक बहुत अच्छी बात है। इसी दावत में ये भी तय हो गया कि 8 अगस्त को यूपीए 2 की 11 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक होगी, जिसमें आपसी तालमेल पर विचार किया जाएगा। यूपीए के फ्रेंडशिप डे में माया और मुलायम सिंह दोनों एक साथ तो दिखे, लेकिन दोनों ने कोई बात तक नहीं की। दोनों अलग अलग बने रहे। जानते हैं दोनों की दोस्ती सरकार से मजबूरी में है और दोनों का साथ दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल होना है। लोकसभा और राज्यसभा के कुल 790 सांसद वोट डालेंगे। मुकाबला हामिद अंसारी और बीजेपी के जसवंत सिंह के बीच है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हामिद अंसारी का पलड़ा पहले से ही भारी है। अगर अंसारी चुनाव जीत जाते हैं तो वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बाद 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे शख्स बन जाएंगे। क्या हामिद अंसारी को फिर मिलेगी कुर्सी? क्या जसवंत सिंह चुने जाएंगे उपराष्ट्रपति? दोपहर में सोनिया गांधी के निमंत्रण पर यूपीए और यूपीए को समर्थन देने वाले नेता लंच के लिए जुटे। भोज में यूपीए के सारे सहयोगी मौजूद थे। हाँ, ममता नहीं आई, लेकिन उनके नुमाइंदे मौजूद रहे। ममता के स्टैंड को लेकर पसोपेश बना हुआ था, लेकिन लंच के बाद ये साफ हो गया कि तृणमूल कांग्रेस भी हामिद अंसारी के पक्ष में वोट डालेगी। उधर जब शाम ढली तो पार्लियामेंट एनेक्सी में एनडीए के नेता डिनर का लुत्फ उठाने के लिए जमा हुए। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में जसवंत का पलड़ा भारी नहीं है, लेकिन गठबंधन के लिए सुकून की बात यह है कि जयललिता ने जसवंत सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि बीजू जनता दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालने का फैसला लिया है। मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेंगे। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्यों समेत कुल 790 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे, जिसमें यूपीए और यूपीए को समर्थन देने वाले सांसदों की तादाद इस तरह से है। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कांग्रेस के कुल 278 सांसद हैं, डीएमके के 25, तृणमूल के 28, एनसीपी के 16, आरएलडी के 5, एनसी के 5 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के 31, बीएसपी के 36 और आरजेडी के 6 सांसद हैं। कुल मिलाकर हुए 430। वहीं एनडीए के सांसदों का आंकड़ा देखिए। दोनों सदनों को मिलाकर बीजेपी के 163 सदस्य हैं, जेडीयू के 29, शिवसेना के 15 और अकाली दल के 7 सदस्य हैं। एआईएडीएमके भी एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देगी और इसके कुल 14 सांसद हैं। कुल मिलाकर हुए 214। अब तक पार्टियों ने जो तय किया है उसके मुताबिक आंकड़ों में भारी दिख रहे हैं हामिद अंसारी, और माना जा रहा है कि उनका दोबारा उपराष्ट्रपति बनना करीब करीब तय है। उपराष्ट्रपति चुनाव में संख्या बल को लेकर तो यूपीए निश्चिंत है। लोकसभा और राज्यसभा में अपनी तादाद को देखते हुए तो यही लगता है कि हामिद अंसारी सब पर भारी। उससे भारी ये भी कि उपराष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद ये दूसरा मौका होगा जब हामिद अंसारी दूसरी बार इस पद पर आसीन होंगे। कैमरामैन शिव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में अमेरिकी गुरुद्वारे में हमले के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कल गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और बाद में हमलावर भी मारा गया। आप देख रहे हैं 6 तस्वीरें। इस बीच अमेरिकी पुलिस ने हमलावर की पहचान करने का दावा किया है। हमलावर की पहचान 40 साल के वेड माइकल पेज के रूप में हुई है। मीडिया को छोड़ दीजिए, ये हम अपने अमेरिका के गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी में मारे गए सीता सिंह और रंजीत सिंह पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके के रहने वाले थे। ये दोनों भाई थे और उसी गुरुद्वारे में काम करते थे। दोनों भाइयों की मौत से इस घर में मातम पसरा हुआ है। रंजीत सिंह यहां तकरीबन 15 साल से रहते थे और इस दौरान वो घर भी नहीं आ पाए थे। उन्होंने अपने बेटे को देखा तक नहीं था। मैं 10 पास एक्सपायर हुए हैं, तो साथ में मेरे
ताऊ जी उनके बड़े भाई, तो उनका बताया था कि उनका तो कल रात को पता लग गया था कि उनके एक्सपायर हो गए हैं, तो मेरे डैडी का सुबह पता लगा। उनका नाम था सीता सिंह। हाँ जी, ताऊ जी का नाम रंजीत सिंह। ताऊ जी तो पिछले 10-12 साल से वहीं पर ही थे।